हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, दोनों के दोनों एक ही वीडियो में। ओके, तो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ ली थी। थर्ड यूनिट का भी एक टॉपिक जो था प्रोसेस कॉस्टिंग और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, वो हमने पढ़ लिया था, बट आगे भी मेन टॉपिक्स रहते हैं तो उनको आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यूनिट थर्ड एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट थर्ड में हमारा रहता था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और एक हमारा रहता था इंटरफॉर्म कंपैरिजन। तो उनको आज हम कर लेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, सिमिलर, और कॉस्टिंग मतलब कि कॉस्ट कैलकुलेट करना किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म काम करती है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, और उसके अंदर बहुत सारी फर्म काम कर रही है, और सारी की सारी फर्म जो है ना वो सिमिलर यानी कि सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ करती है, सेम कॉस्टिंग मेथड्स, सेम स्टैंडर्ड्स यूज़ करती है, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो यूज़ करती है। यानी ये भी सेम वही मेथड यूज़ कर रही है जो ये कर रही है, और ये भी वही कर रही है, मतलब चारों सेम मेथड्स यूज़ करती है। तब हम वहाँ पे जो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मानी जाती है। जब एक इंडस्ट्री के अंदर चारों फर्म सब कुछ सिमिलर तरीके से कर रही है, सेम कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है, तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम इनकी कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सेम मेथड है तो फिर कंपैरिजन हो पाएगा। अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो हो सकता है किसी एक का प्रॉफिट ज़्यादा निकल आए, दूसरे का प्रॉफिट कम निकल आए, है ना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का ये फ़ायदा है। ऑब्जेक्टिव बीइंग फैसिलिटेट, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटर फर्म कंपैरिजन, ताकि आपस में इनकी कंपैरिजन कर सके कि कौन सी फर्म बेहतर है और कौन सी अच्छी नहीं है, मतलब, है ना। फीचर्स की बात करें तो यूज़ ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, सारी की सारी सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ करती है। कॉमन अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे कि अगर इसका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेके अगर 31 मार्च है, तो इनका भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का जनवरी से दिसंबर हो जाएगा, है ना। तो सेम अकाउंटिंग पीरियड होगा, सेम कॉस्टिंग मेथड अडॉप्ट करती है। ठीक है, यूज सेम कॉस्टिंग टेक्निक्स एज सिस्टम। ओके, और कॉस्ट रिपोर्ट जो ये प्रिपेयर करेंगी वो भी सेम बेसिस पे प्रिपेयर करेंगी। ठीक है, अब ये जो मेथड था हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इसके फायदे क्या है, क्या क्या लाभ होंगे हमें? एक तो क्या कि सभी सेम मेथड यूज़ करेंगी, तो मान लो हमारे पास वैसे बहुत सारे मेथड होंगे ना, ये तो चल ही नहीं रहा, मतलब बहुत सारे मेथड होंगे हमारे पास, 1 2 3 4, है ना। तो उनमें से जो बेस्ट मेथड होगा, है ना, मोस्ट एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग मेथड, वो हम अडॉप्ट कर पाएंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के थ्रू। और हम कॉमन प्राइस जो है वो फिक्स करते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक फर्म ने किसी प्रोडक्ट का अलग प्राइस चार्ज किया, सेकंड फर्म ने किसी का अलग चार्ज किया। जो चारों फर्म्स हमारी थी वो सेम प्राइस, कॉमन प्राइस रखेंगी। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अब मान लेते हैं कि एक फर्म, हमने कंपैरिजन करा चारों का या तीन जितनी भी थी, और अगर उनमें से एक फर्म जो है उसकी परफॉर्मेंस घटिया आई, तो वो क्या चाहेगी? ये तो नहीं चाहेगी ना अगले साल भी ऐसी हो, तो नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ जैसे भी वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, तो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। हेल्पफुल इन इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन हो पाएगा। डेवलप हेल्दी कंपटीशन विद इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर अच्छा मतलब बढ़िया कंपटीशन होगा। कहने का मतलब गला काट प्रतियोगिता नहीं होगी, क्योंकि सारी एक दूसरे की हेल्प करने वाली होंगी, सेम सेम मेथड यूज़ करेगी, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया तो दूसरी फॉर्म से वो पूछ सकती है, राइट। हेल्प टू गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडी रिगार्डिंग कलेक्टिंग डाटा। अब जैसे गवर्नमेंट भी अगर मान लो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ना हो तो अलग अलग फर्म के डेटा कलेक्ट करेगी, तो सबने अलग अलग मेथड से निकाल रखे होंगे, तो फिर इनको भी जो रेगुलेटरी फर्म या गवर्नमेंट होगी इसको भी कलेक्ट करने में और समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर सेम मेथड यूज़ करेगी तो इजीली डेटा कलेक्ट कर लेगी और इजीली वो उसको समझ पाएगी, कैलकुलेट कर पाएगी। कॉस्ट कंट्रोल होती है यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं जो कि बेस्ट हो। प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट, हम ये भी देख पाते हैं कि कौन सी फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हम मेजर कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? देखो, एक तो मोनोपोली क्रिएट हो सकती है इससे, क्योंकि क्या होगा ना कि एक इंडस्ट्री के अंदर सारी फर्म सेम सेम सब कुछ यूज़ कर रही है, तो वो इंडस्ट्री बेस्ट इंडस्ट्री हो जाएगी ना बाकी इंडस्ट्रीज से जो कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि उस इंडस्ट्री में तो एकता होगी, है ना, यूनिटी होगी, और इस वजह से वो फर्म मोनोपोली क्रिएट करने में भी वो रहेगी। तो इससे मतलब
कंज्यूमर्स को हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए, क्योंकि वो फिर ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर लेगी ना। और विद इन इंडस्ट्री देखें तो जो लार्ज यूनिट उसके अंदर होंगी, क्योंकि कुछ स्मॉलर यूनिट होंगी, कुछ स्मॉलर फॉर्म्स होंगी, कुछ बड़ी फॉर्म्स होगी। तो अगर लार्जर फॉर्म है वो तो डेटा कलेक्ट कर लेगी और अपना फ़ायदा उठा लेगी, लेकिन स्मॉलर फॉर्म वो तो दब के रह जाएगी और उनको सरेंडर करना पड़ेगा। वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ मेंबर यूनिट, कि मेंबर यूनिट जो भी हमारी है उसका साइज़ अलग अलग हो सकता है ना, कोई फॉर्म बड़ी हो सकती है, कोई फॉर्म छोटी हो सकती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस क्रिएट करता है। और जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है उसमें गुड फेथ चाहिए, मतलब आपसी विश्वास चाहिए, है ना। अगर आपसी उनमें विश्वास नहीं होगा फॉर्म्स के अंदर और वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगी, तो फिर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगी। कभी कभी क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं वो दूसरी फॉर्म्स यानी दूसरी यूनिट से इन्फॉर्मेशन तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन खुद की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो दूसरी फॉर्म को वो देना नहीं चाहते। तो अगर ऐसा ही उनके बीच कोऑर्डिनेशन रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग स्थापित करने में। तो फर्स्ट एक टॉपिक हो गया यूनिट थर्ड का। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है, वही चीज़ है भाई, इंडस्ट्री के अंदर दो फर्म है, दो या दो से ज़्यादा लगा लो, और उनके बीच का जो कंपैरिजन होता है वो होता है इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। अब ये कंपैरिजन उनकी सेल्स के बीच में भी हो सकता है कि इसने कितनी सेल करी, इसने कितनी करी, कॉस्ट के बीच में भी हो सकता है कि इसकी कितनी कॉस्ट रखी, इसकी कितनी रखी, प्रॉफिट के बीच में भी हो सकता है, परफॉर्मेंस के बीच में भी कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रही, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही। और इसका क्या फ़ायदा होता है इंटरफर्म कंपैरिजन का, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे वीकर जो पॉइंट है, कमज़ोर जो हिस्सा है वो पता चल जाता है। मान लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसकी अच्छी नहीं रही, तो इसको पता चल जाएगा कि इसका वीकर पॉइंट क्या था कंपैरिजन के थ्रू, और वो इम्प्रूव कर सकती है उसको फ्यूचर में। और प्रॉफिट एडवोकेट है या नहीं है, नहीं है तो फिर उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। मेंबर यूनिट को स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा एक, ताकि वेस्टेज जो है मिनिमम से मिनिमम हो। अब अगर हमें इंटरफर्म कंपैरिजन को अपनाना है तो क्या क्या ज़रूरतें, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। इंटरफर्म कंपैरिजन तभी हो सकता है जब हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अपनाएं, यानी फर्म सिमिलर हो और फर्म्स सिमिलर अकाउंटिंग मेथड यूज़ करती हो, फर्म सिमिलर कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ करती हो, जो चीज़ें मतलब सेम सेम अगर यूज़ करती है तो इंटरफर्म कंपैरिजन ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेथड अलग यूज़ कर रही है, ये अलग मेथड यूज़ कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये डेप्रिशिएशन के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा रही है और ये जो सिंपल वाला मेथड होता है वो लगा रही है, तो फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे, सेम सेम मेथड अगर यूज़ नहीं होंगे। तो इसलिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो फर्म्स अपनाती है वो फर्म्स इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकती है। स्कोप ऑफ डेटा कलेक्शन, कि डेटा कलेक्शन का स्कोप, इसका मतलब ये है कि जो डेटा है ना वो साथ के साथ, मतलब जो जो काम होता जा रहा है साथ के साथ उसका डेटा एक फॉर्म में कलेक्ट होता जाना चाहिए, ताकि बाद में कंपैरिजन करते टाइम दिक्कत ना हो, है ना, इजीली हम कर पाए। मेंबरशिप ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन के साथ मेंबरशिप होनी चाहिए जो ये फर्म्स है इनकी, ताकि क्योंकि ट्रेड एसोसिएशन ही है जो कॉस्ट वगैरह डिसाइड करती है और कंपैरिजन में फिर इजी हेल्प करने के काम आती है फिर ये, ठीक है। अब इंटरफर्म कंपैरिजन, क्योंकि यूनिट जो आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग थी वो यहाँ पे भी यूज़ होनी थी, है ना, तो इसके एडवांटेजेस और उसके एडवांटेजेस कुछ मिलते जुलते हैं और डिसएडवांटेजेस भी लगभग मिलते जुलते ही है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल हो पाएगा, है ना, फर्म कंपैरिजन करेंगे तो हम ये रहेगा ना कि दोनों की कॉस्ट कंट्रोल में रहे, और मैनेजर भी एफिशिएंट होंगे। मान लेते हैं कि एक फर्म ये है, एक फर्म ये है, और इसकी घटिया परफॉर्मेंस रही, इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस रही, तो इसके जो मैनेजर है वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, तो मैनेजर एफिशिएंसी आएगी और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी सुधार होगा, स्टैंडर्डाइजेशन बनेगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, है ना, क्योंकि दोनों फर्म का कंपैरिजन तभी होगा ना जब दोनों अपने अपनी क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर रखेंगे। ओवरऑल व्यू ऑफ सोसाइटी, मतलब पूरी जो इंडस्ट्री है उसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं कि दोनों फर्म कैसे काम कर रही है, या 3-4 फर्म है तो कैसे ओवरऑल व्यू हम देख पाएंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बस बहुत ही फायदेमंद है ये तो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वही मेंबर्स यानी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपना करेक्ट और टाइमली डेटा नहीं देते, क्योंकि उनको ये रहता है ना कि सीक्रेट डेटा है और चोरी वोरी हो जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ। और हो सकता है कि कोई फर्म ऐसी हो मतलब कि अपनी ही इंडस्ट्री को धोखा दे रही है और वो दूसरी कंपनी वालों को दे आए जाके सीक्रेट डेटा, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो टॉप मैनेजमेंट को भी सीक्रेसी ऑफ डेटा का डर रहता है, फियर रहता है, FEAR, फियर,
फियर ऑफ सीक्रेसी ऑफ डेटा। और कंपैरिजन हार्ड होता है क्योंकि फर्म की साइज़ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो डिफरेंट होती है ना। बना दी हमने 3-4 फर्म, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, मान लेते हैं इसकी थोड़ी कम है, उसकी थर्ड की उससे भी कम है, फोर्थ की सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कंपैरिजन करना। इफ़ डेटा नॉट डायरेक्टली इफ़ डेटा नॉट करेक्टली कलेक्टेड, मतलब अगर अच्छे से डेटा को हमने करेक्ट तरीके से कलेक्ट नहीं करा तो जो रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे ना, विश्वसनीय नहीं होंगे, रिलायबल नहीं होंगे। और कोऑर्डिनेशन, अगर मेंबर्स में, पार्टिसिपेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब कि मान लो अगर वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे एक दूसरे को और सीक्रेट भी नहीं रख रहे मान लो वो इन्फॉर्मेशन को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इंटरफॉर्म कंपैरिजन में। तो यूनिट थर्ड जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यूनिट फोर जो है ना, उसके बारे में मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि यूनिट फोर जो है उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा कम है, और जो है उसमें भी प्रैक्टिकल चीज़ें डाल रखी है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, और उन प्रैक्टिकल को ही थ्योरेटिकल फॉर्म में डाल रखा है। तो यूनिट फॉर्म में मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल आना ही आना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक ब्रीफ उसका बनाया है नोट्स, तो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 4। तो जनरली अकाउंटिंग जो होती है कोस्टिंग के कंटेक्स्ट में, मतलब कोस्टिंग के बिहाफ पे अगर हम देखें तो अकाउंटिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड, राइट। नॉन इंटीग्रेटिंग क्या होती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों अकाउंट्स को हम सेपरेटली बनाएंगे, यानी 2 सेपरेट अकाउंट्स हम बनाएंगे। कोई भी एंट्री हुई, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, मतलब कुछ भी लेन देन हुआ, तो उसकी एंट्री अगर हम करेंगे तो दोनों अकाउंट्स में अलग अलग एंट्री करेंगे, इसमें अलग और इसमें अलग, राइट। जैसे कि हम पहले से करते आ रहे थे। लेकिन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों अकाउंट्स को जोड़ के एक कॉमन अकाउंट, एक इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाएंगे, यानी ओनली वन सेट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, दोनों में अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, कॉमन एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इंटीग्रेटेड अकाउंट की कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। एक चीज़ और, आपकी बुक में इंटीग्रल लिखा होगा, तो इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेटेड दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो चाहे इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाए या इसकी, दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम, ओके। तो चलो इसकी कुछ फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। नो नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट लेजर बिकॉज ऑल कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन इन फाइनेंशियल लेजर। इसमें क्योंकि वन सेट होता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना ये, तो इसमें हमें कॉस्ट लेजर नहीं बनाना होता। इसमें सारे के सारे कंट्रोल अकाउंट कहाँ पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल लेजर में। नो नीड टू ओपन अ कॉस्ट लेजर अकाउंट, देखो यहाँ पे फिर से लिख दिया कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सॉरी, ये भी हमें नहीं बनाना होता। नीड ऑफ एग्रीड अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसका मतलब ये है कि क्योंकि दोनों का सेट होता है तो हमें एक फिक्स करना होता है कि हम ऐसा अकाउंटिंग प्रोसीजर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में इस डिपार्टमेंट के और इस अकाउंट को बनाने वाले मतलब लड़े आपस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्रीड अकाउंटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया और उसका या तो प्रॉफिट हुआ या फिर क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उस लॉस को हम कहाँ या प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट फॉर स्टोर्स, WIP, फिनिश्ड गुड्स, ये सारे के सारे हम जर्नल लेजर में डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे मतलब। और वेजेस और ओवरहेड अकाउंट जो है उसको जैसे जनरली हम बनाते थे वैसे ही हमने बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मटेरियल हमने परचेज करा, कच्चा माल हमने मंगा लिया, राइट। और हमने 20,000 तो कैश यानी नकद मंगाया और 50,000 हमने उधार मंगाया क्रेडिट की फॉर्म में। तो सिंपल जब हम एंट्री करते थे पहले, तो हम क्या करते थे, फाइनेंशियल बुक में एंट्री करते कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल मतलब परचेज हमने खरीदा कितने का है, टोटल 70,000 का, तो 70,000। टू सैंड्री क्रेडिटर्स मतलब कि उधार में कितना खरीदा 50,000, और टू कैश अकाउंट कैश में कितना खरीदा 20,000। ये हम करते थे फाइनेंशियल बुक में एंट्री। और कॉस्ट बुक में हम क्या करते हैं एंट्री, स्टोर लेजर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 70,000, ठीक है। हम ये एंट्री करते थे पहले जब हम सिंपल बनाते थे। आपने ये दोनों बुक्स BCom में आप पढ़ चुके हो। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जब हम इंटीग्रेटेड अकाउंट बना रहे हैं तो वो तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो फिर उसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम। क्या करेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब ये वाली एंट्री 70,000, और फिर ये 70 आए कहाँ से, इस एंट्री से,
टू सैंड्री क्रेडिटर्स और टू कैश अकाउंट। ओके देन, तो आपको इंटीग्रेटेड जो कोस्टिंग है अकाउंटिंग वो समझ आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसमें क्या हमारा फाइनेंशियल अकाउंट होता है, कोस्ट अकाउंट, उन दोनों का सेपरेट हम एंट्री इसमें करते हैं। इसकी फीचर्स की बात करें तो सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन्ड, क्योंकि कोस्ट और फाइनेंशियल अलग अलग बनाएंगे तो दोनों की जो लेजर एंट्री होगी वो भी सेपरेट होगी। और देयर आर नो पर्सनल अकाउंट, कोस्ट अकाउंट आर कंसर्न विद रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम पर्सनल अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोस्ट अकाउंट में हम क्या क्या एंट्री करते हैं, रियल और नॉमिनल की एंट्री करते हैं। इस सिस्टम में सिर्फ एक कोस्ट लेजर बनता है और बहुत सारे जो सब्सिडियरी लेजर होते हैं वो भी बनते हैं। मतलब एक कोस्ट लेजर बनेगा और बहुत सारे सब्सिडियरी लेजर, जैसे कि WIP का हो गया, स्टोर्स का हो गया, तो सारे बनेंगे इसमें। उसमें ऐसा नहीं होता था। कुछ आइटम्स को हम फाइनेंशियल लेजर में डाल देंगे, कुछ आइटम्स को हम कोस्ट लेजर में डाल देंगे, राइट। ओके, तो चलिए अब इसकी एंट्रीज को मैंने वैसे लिख दिया सेपरेटली, क्योंकि इसकी ना बहुत सारी एंट्री थी, बट मेन जैसे पेपर में जो आ जाती है, मेरे को जैसे इंपॉर्टेंट लगी उस हिसाब से मैंने लिख दी है। तो जैसे मटेरियल परचेज मान लेते हैं हमने करा, तो मटेरियल परचेज की एंट्री क्या करेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल एंट्री है ये तो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल जो हमने करा था, तो वो प्रोडक्शन में डाल दिया, मतलब अब उसको हम प्रोसेस में डाल देंगे। प्रोसेस में डालेंगे तो क्या बनेगी, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर से लिया और हमने प्रोसेस में डाल दिया। फॉर इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, अब हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है, मतलब जो हम हमारी इनडायरेक्ट ओवरहेड में जो लेते थे ना, वो वाली चीज़ें। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट, वही स्टोर लेजर से उठाया और इनडायरेक्ट उसमें डाल दिया, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, हमने किसी को वेजेस या फिर सैलरी पे करी है, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिख नहीं रखा इस पर मैंने। फिर उसके बाद जब फिनिश गुड्स जो होते हैं उनको मान लेते हैं कि कोस्ट पे हमने बेच दिया, ठीक है, तो बेचने की एंट्री, सेल की एंट्री कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो कैसे करेंगे, कॉस्टिंग PNL अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए एंट्री बहुत सारी थी, बट मैंने जहाँ तक मुझे मेन लगा वो लिखी है, और ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से ही समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपकी 4th और 3rd यूनिट दोनों कंप्लीट हो चुकी है एडवांस कोस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया ये टॉपिक 3rd और 4th यूनिट का, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ जी, एक चीज़ और कि अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि कल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी पेपर है ना, तो 3rd और 4th यूनिट के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच।